प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा एक बार ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन 12th क्लास में हमने व्यवसाय अध्ययन में प्रबंध के बारे में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रबंध क्या है। आज भी हम पुनः एक बार यही चर्चा करेंगे कि प्रबंध क्या है। हमारे दिमाग में बात आती है कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। एक प्रबंधक, क्योंकि एक प्रबंधक जहां पर संस्था का आकार बड़ा होता है, हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी स्थानों पर की जाने वाली प्रक्रिया है। जब सभी स्थानों पर होती है तो व्यवसाय में भी निश्चित रूप से प्रबंध का कार्य किया जाता है। और वर्तमान युग में प्रबंध का कार्य व्यवसाय में तो करना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज का युग जो प्रतिस्पर्धा का युग है, वैश्विक स्तर की जो प्रतिस्पर्धा है, विश्व स्तर की जो प्रतिस्पर्धा है, इस विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा में प्रबंध का कार्य होना अति आवश्यक होता है। विशेष तौर से तो प्रबंध जहां पर संस्था का आकार बड़ा होता है, विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं में क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, सेवी विभाग, विपणन विभाग जहां पर मार्केटिंग का कार्य किया जाता है, सेवी विभाग कर्मचारियों का विभाग, क्योंकि संस्था में कर्मचारी आते जाते रहते हैं। तो इन सब नियंत्रण करने के लिए, इन सब का कार्य करने के लिए प्रबंधक का कार्य करना अति आवश्यकता है, प्रबंध होना अति आवश्यक है। अब सबसे पहली बात अपने दिमाग में ये आती है कि प्रबंधक जो है, प्रबंध का कार्य करने वाला प्रबंधक जो है, वो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाता है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। क्यों? कि प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन वो पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करता है। कब? अब उसको अलग अलग कार्यभार सौंपा जाता है। कौन सा व्यक्ति किस कार्य के योग्य है, उसके अनुरूप कार्यभार सौंपा जाता है। यह कार्य कौन करता है? प्रबंधक करता है। तो प्रबंधक दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाता है, क्योंकि स्वयं अकेला कार्यभार नहीं देख सकता है। अपने अधीनस्थों को, अपनी, जब विशेष तौर से आज का व्यवसाय वो कंपनी व्यवसाय के अंतर्गत आता है। व्यवसाय के विभिन्न प्रकार अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एकाकी व्यापार, साझेदारी संगठन, कंपनी व्यवसाय। एकाकी व्यापार तो अकेला है, वो स्वयं अपना व्यक्ति प्रबंध करता ही है। साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक व्यक्ति मालिक होते हैं तो अपना प्रबंध करते ही हैं। लेकिन कंपनी व्यवसाय जो है, उसके अंदर शेयर होल्डर होते हैं, उसके मालिक होते हैं। शेयर होल्डर अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, इसलिए एक प्रबंधक की नियुक्ति करनी आवश्यक होती है और कंपनी को चलाने के लिए संचालक की आवश्यकता होती है। चलाने वाला प्रबंधक होता है। तो प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाता है। अब बात आती है, पुनः एक बार परिभाषा पढ़ेंगे हम, प्रोफेसर क्लर्क की परिभाषा। प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। प्रबंध निर्णय करने, कोई भी कार्य को करने से पहले उसका निर्णय लेना अति आवश्यक होता है। क्यों? कि अपने व्यापार पर विशेष तौर से प्रभाव है वो वातावरण का पड़ता है। वातावरण क्या है? अपने इर्द गिर्द चारों ओर जो भी वातावरण है, जो भी बातचीत हो रही है, जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, चाहे स्थानीय स्तर का हो, चाहे विश्व स्तर का हो, उस घटनाक्रम का प्रभाव है वो सीधा सीधा सा व्यापार के ऊपर पड़ता है। कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है, उसका प्रभाव है वो व्यापार के ऊपर पड़ता है। वर्तमान समय में कोरोना चल रहा है, इसका प्रभाव भी व्यापार के ऊपर पड़ा है। विवाह शादी होती है, उसका प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। धार्मिक कार्य होते हैं, उसका प्रभाव व्यापार के ऊपर पड़ता है। और यहां तक कि कहीं न किसी प्रकार की अनहोनी होनी होती है, उसका प्रभाव भी व्यापार के ऊपर पड़ता है। यही वातावरण है। प्रबंध निर्णय लेता है कि किस समय अगर किसी प्रकार की घटना घटित हो गई तो हमें क्या करना होगा। निर्णय लेता है और नेतृत्व प्रदान करता है। जिस तरह से एक नेता जो होता है वो लीडरशिप करता है, अपना नेतृत्व प्रदान करता है, उसके अनुयायी होते हैं। नेता जैसा कहता है, उसके अनुयायी वैसा ही करते हैं। नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। जिस प्रकार से कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करता है, अपनी कला को प्रस्तुत कर अपनी
जनता के सामने, अपने प्रशंसकों के सामने अपनी कला प्रस्तुत करता है। एक विज्ञान है। विज्ञान किस प्रकार से है? जिस प्रकार से विज्ञान में एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसमें प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग करके निर्णय लिए जाते हैं, उसी प्रकार से प्रबंध भी जो है वो निर्णय लेने, नेतृत्व प्रदान करने की कला और विज्ञान है। हालांकि एक शब्द और आता है अपने यहां कि प्रबंध जो है एक जोखिम का खेल है, जिसे कोई प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता है। व्यवसाय के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है कि व्यवसाय एक जोखिम का खेल है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता है। प्रबंध के लिए भी यही कहा जाता है। क्यों? कि आज प्रबंधक अच्छी से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल गेट्स ने कहा है, बिल गेट्स से पूछा गया कि आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो इसका कारण क्या है, तो उनका उत्तर यही था कि हमारे कर्मचारियों की प्रबंध की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, जिसके कारण से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो प्रबंध एक जोखिम का खेल है, जिसे कोई नहीं खेल, प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता है। जोखिम हालांकि हर क्षेत्र में होती है, ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जहां पर जोखिम नहीं होती है। विशिष्टता, विशिष्ट ज्ञान, विशिष्टीकरण के गुण, ये कुछ ही प्रबंधकों में हो सकते हैं, और प्रबंधक के कारण विशिष्टीकरण के गुण भी आते हैं, स्पेशलाइजेशन के गुण भी आते हैं। नेक्स्ट परिभाषा आती है अपनी स्टैनले वेंस की। स्टैनले वेंस ने कहा है कि प्रबंध पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्व निर्धारित लक्ष्य, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, कोई भी कार्य है वो बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसके कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होते हैं। एक प्रबंध के अंदर हम पढ़ चुके हैं, प्रबंध सार्वभौमिक है, सभी स्थानों पर किया जाने वाला है, लेकिन अपन जो बात करेंगे वो विशेष तौर से व्यवसाय विशेष की प्रबंध की ही बात करेंगे। तो व्यवसाय का उद्देश्य, जैसे व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है, वो लाभ भी कैसे? लोगों की सेवा करते हुए। केवल लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य नहीं हो सकता है, लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना। तो एक प्रबंधक जो है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कि उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य से निर्णय लेता है, क्योंकि बहुत से विकल्प होते हैं। निर्णय तो कोई भी ले सकता है, किसी भी प्रकार का ले सकता है, निर्णय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब कई बार समस्या ये आ जाती है कि हमारे सामने बहुत से विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा हो सकता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट निर्णय, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। मानवीय क्रिया, मैं इस बात पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी संस्था का उत्थान करने वाले होते हैं वो कर्मचारी ही होते हैं, क्योंकि प्रबंधक अकेला कार्य नहीं कर सकता है। मानवीय क्रिया मानव विशेष के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। प्रबंध मानवीय क्रिया, मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है, मानव के द्वारा कार्य किया जाता है। संस्था का आकार बड़ा है, बहुत से कर्मचारी वहां कार्य करते हैं। मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया, यहां नियंत्रण से आशय है उनके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि होती है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो गलतियां करता है। गलती करना एक मानवीय स्वभाव है। मानव के द्वारा गलतियां होती है, उन गलतियों को नियंत्रण करने से, आशय प्रताड़ित करने से नहीं है, उन गलतियों का सुधार करना, सुधारात्मक उपाय अपनाना नियंत्रण कहलाता है। सुधारात्मक उपाय, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है, उन त्रुटियों को सुधार कर नियंत्रण किया जाता है। यह किसकी प्रक्रिया है? एक प्रबंधक की। प्रबंध अपने उद्देश्य के अनुसार अपना क्या करता है? नियोजन करता है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। तो इस प्रकार से प्रबंधक जो है, प्रबंध में हम पढ़ चुके हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक है, सभी स्थानों पर किया जाता है, नेतृत्व निर्णय लेता है, नेतृत्व प्रदान करता है, और मानवीय प्रक्रिया है, मानव विशेष के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि अब बात आती है अपनी विशेषताएं। अपने व्यवसाय अध्ययन में विशेष तौर से 4 बातें आती है। किसी भी चीज का अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषताएं और महत्व, इनमें अपने शब्द बातें सम्मिलित की जाती है।
अर्थ और परिभाषा अगर हमारे अच्छी तरह से ध्यान में है, हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो उसकी विशेषताएं और महत्व हम आसानी से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात आती है अपनी विशेषताओं में, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है। अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना। मैंने केवल बिंदु बिंदु इसलिए लिखे हैं कि हमें उसका वर्णन करना है, वर्णन हमें स्वयं करना है। अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना, क्योंकि संस्था का आकार बड़ा होता है तो वहां प्रबंधक स्वयं प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता है, वह दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना ही पड़ता है। दूसरे व्यक्ति, अपने अधीनस्थों को अधिकार देना ही पड़ता है। अधिकार देना, लंबे समय के लिए भी अधिकार दिए जा सकते हैं, कुछ समय के लिए भी दिए जा सकते हैं। कुछ समय के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उनको अधिकारों का प्रत्यायोजन कहा जाता है, क्योंकि मानव विशेष उसके सामाजिक कार्य भी हो सकते हैं। एक प्रबंधक को प्रबंध का कार्य करता है, उसके सामाजिक कार्य हैं, अपने पारिवारिक कार्य हैं, उसको गंतव्य स्थान पर जाना होता है। गंतव्य जब स्थान पर जाना होता है तो निश्चित रूप से पीछे से कोई ना कोई व्यक्ति कार्यभार देखता है। कुछ समय के लिए जो कार्यभार दिया जाता है उसको अधिकारों का प्रत्यायोजन कहा जाता है। अधिकार देना, अपने अधीनस्थ को संपूर्ण रूप से अधिकार दिया जाता है। जब अधिकार और अधिकार प्रत्यायोजन किया जाता है, जब अधिकार दिया जाता है और अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है, तो जिस व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है वो जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता है। अब उसकी जिम्मेदारी बन गई कि वो कार्य करेगा, क्योंकि जहां पर अधिकार होगा वहां पर कर्तव्य भी शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति को अधिकार दिए हैं, निश्चित रूप से उसका कर्तव्य है कि जिस उद्देश्य के लिए जिसका जो कार्यभार उसे सौंपा गया है वो कार्यभार वो पूरा करेगा। तो इस प्रकार से अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना, क्योंकि प्रबंधक अकेला संपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है, अपने अधीनस्थों से कार्य करवाता है। अधीनस्थ में क्या है, जैसे मुख्य प्रबंधक है, मुख्य प्रबंधक के बाद में विभागीय प्रबंधक आते हैं, विभागीय प्रबंधक के बाद में पर्यवेक्षक आते हैं। पर्यवेक्षक कौन होते हैं, जो सुपरविजन का कार्य करने वाले होते हैं, निरीक्षण का कार्य करने वाले होते हैं, देखरेख का कार्य करने वाले होते हैं। और उसके बाद में कर्मचारी या श्रमिक, इनका संबंध पर्यवेक्षक से होता है। तो इस प्रकार से एक अधीनस्थ की क्रिया है, इस क्रिया के अंतर्गत अपना कार्य करता है। नंबर 2 बात आती है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है, तो अभी इस बात में अभी मैंने परिभाषा में पढ़ा है, स्टैनलेवेंस ने कहा है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तो प्रबंध का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, अपने उद्देश्य के अनुसार कार्य किया जाता है। तो प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कोई न कोई उद्देश्य उसका अवश्य होता है। और एक धार्मिक प्रक्रिया हो सकती है, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, किसी भी अगर क्षेत्र में हम जाते हैं तो उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। और अपने व्यवसाय का भी उद्देश्य है, और व्यवसाय का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना, लोगों की सेवा करना। सेवा उद्योग का भी अपना एक कोई उद्देश्य हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है अपनी, यह एक मानवीय प्रक्रिया है। मानवीय प्रक्रिया मानव विशेष के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है, व्यक्ति विशेष के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। इस बात को देखो, अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया था, पुनः अपने उसी में से विशेषता निकलती है, परिभाषा में से ही, मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। तो प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है, मानव विशेष के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। पशु पक्षियों के द्वारा व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, मानव विशेष, क्योंकि संस्था का उत्थान करने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं, कर्मचारी विशेष होते हैं। मानवीय प्रक्रिया ये अपने विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और दक्षता के आधार पर अपना कार्य करते हैं। प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, चुनौतीपूर्ण, जोखिम भरा। अभी भी मैंने बताया आपको कि प्रबंध एक जोखिम का खेल है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता। प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, भविष्य में किस प्रकार की घटना घटित हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर जोखिम होती है, और व्यवसाय में तो प्रत्येक स्तर पर जोखिम बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव वो सीधा सीधा सा व्यवसाय के ऊपर पड़ता है। चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, और स्थानीय स्तर का व्यापार न कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो व्यापार हो गया है, तो ऐसे व्यवसाय के अंदर प्रतिस्पर्धा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और प्रतिस्पर्धा ही नहीं,
एक प्रबंधक को एक व्यवसायी होने के नाते अपने आप को प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित करना, विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया है, सभी स्थानों पर किया जाने वाला कार्य, सभी स्थानों में। मैंने अर्थ में भी आपको बताया था कि प्रबंध एक सार्वभौमिक है। वही बात वापस आ रही है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में है तो व्यवसाय भी इससे वंचित नहीं रह सकता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, धार्मिक प्रक्रिया। धार्मिक स्थान पर हम देखते हैं कि कहीं भगदड़ मच जाती है। भगदड़ का कारण होता है, हम क्या कहते हैं भगदड़ मच गई, कि प्रबंध की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। और सामाजिक प्रक्रिया, हम समाज में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, समाज के अंदर किसी प्रकार की कोई किसी अवहेलना होती है या किसी प्रकार की अनहोनी घटित होती है तो हम ये कहते हैं कि समाज में प्रबंध की व्यवस्था अच्छी नहीं है। और जिस समाज में अच्छी होती है वहां पर यही कहते हैं कि प्रबंध की व्यवस्था अच्छी है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, राजनीति में भी प्रबंध की व्यवस्था की जाती है। और शैक्षणिक, शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कई विद्यालय इस प्रकार के होते हैं जो अपना अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। हम यही कहते हैं प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थियों के पास वही संसाधन होते हैं जो एक छोटे विद्यालय में और बड़े विद्यालय में। बड़े विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा आधुनिक संसाधन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बुक्स है वो वही है, पढ़ाने वाले भी वही हैं, लेकिन एक प्रबंध के कारण अपना एक विद्यालय वो अच्छा रिजल्ट देता है और जो अन्य विद्यालय वो इसकी सफलता या असफलता निर्धारित उस पर की जा सकती है। चिकित्सा का क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में भी व्यवस्था, प्रबंध, प्रबंध का मतलब ही व्यवस्था है, प्रबंध व्यवस्था की जा सकती है। और सभी स्थानों पर होता है तो व्यवसाय कैसे वंचित रह सकता है। व्यवसाय में तो प्रबंध का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि आज के जो अत्याधुनिक संचार के साधन हैं, टेलीकॉम के जो साधन हैं, इन संसाधनों से, संप्रेषण के साधन हैं, कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, इन संप्रेषण के साधनों के माध्यम से प्रबंध का महत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक समय विशेष था कि वस्तु विशेष के भाव किस प्रकार के हैं, तो कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे तो पत्र लिखा जाता था। हालांकि पत्र का आज भी महत्व है, हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में अंदर, पत्र का आज भी महत्व है, लेकिन आधुनिक संचार के साधन अधिक होने के कारण, संप्रेषण के साधन अधिक होने के कारण, कम्युनिकेशन के साधन अधिक होने के कारण पहले पत्र लिखा जाता था, काफी समय के बाद में अगले के पास पहुंचता, फिर वापस उसका जवाब आता, इतने में वस्तुओं के भाव है वो घट बढ़ जाते थे। लेकिन आजकल अत्याधुनिक कम्युनिकेशन के साधन होने के कारण तुरंत सूचनाएं प्राप्त होती है, तो इसलिए प्रबंधक को हर समय सचेत रहना आवश्यक होता है। अब प्रबंध जो है वो मानवीय प्रक्रिया, मानव के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रबंध करता क्या है? ये सब बात आ गई कि ये मानव के द्वारा किया जाता है, अपने अधीनस्थों से कार्य करवाता है, चुनौतीपूर्ण है, सार्वभौमिक है, लेकिन वो कुछ तो करता है। अब सबसे पहले करता क्या है प्रबंध? प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंधक जो है वो सबसे पहला काम करता है नियोजन, प्लानिंग। नियोजन क्या है कि हमें भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाना है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन प्रत्येक कार्य तो नहीं कर सकता। वो एक विशेष में दक्ष हो सकता है, एक क्षेत्र विशेष में दक्ष हो सकता है। तो नियोजन के माध्यम से प्रबंधक ये देखता है कि कौन सा व्यक्ति है वो किस प्रकार का कार्य कर सकता है, किस प्रकार के कार्य में अनुभवी है, किस कार्य को सफल बना सकता है। तो सबसे पहले वो नियोजन करता है कि हमें भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाना है। अगर वातावरण के अंतर्गत कोई प्रभाव हो गया, वातावरण के अंतर्गत कोई प्रभाव हो गया, सफलता की ओर से हो सकता है, असफलता की ओर हो सकता है, तो उस परिस्थितियों में क्या करेंगे, ये पहले से नियोजन किया जाता है। नियोजन कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्थायी कार्य हो गया कि इसके बाद में हमें कुछ नहीं करना। नियोजन भी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, बार बार में नियोजन करता है। संगठन,
संगठन भी मानव विशेष का द्वारा ही है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं और संस्था का आकार बड़ा होता है तो संगठन में व्यक्ति है वो बहुत से होते हैं। यह संगठन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकता है। औपचारिक संगठन जो संस्था के निर्धारित नियमों नीतियों इसके अंतर्गत किया जाता है। अनौपचारिक संगठन जो स्वतः ही बन जाता है। कर्मचारियों की एक भीड़ है, हजारों लाखों की तादाद में कर्मचारी हैं, वो अपने जातिगत हिसाब से, अपने क्षेत्रीय के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से उनका स्वतः संगठन बन गया, अनौपचारिक संगठन है। और अनौपचारिक संगठन में आत्मीयता अधिक होती है। नियुक्ति करना, अगर कोई संगठन कोई भी प्रबंधक जो है वो श्रेष्ठ कर्मचारियों की अगर नियुक्ति होगी, नियुक्ति के अंदर मुख्य रूप से 4 बातें आती हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास। भर्ती, बाहर के कर्मचारियों की भर्ती की जाती है क्योंकि कर्मचारी वो सेवानिवृत्त भी होते हैं, किसी न किसी कार्य कारण से अपने पद से रिक्त हो जाते हैं। उन भर्ती के बाद में चयन किया जाता है। चयन के जिन व्यक्तियों का चयन हो जाता है उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और प्रशिक्षण के बाद में विकास। प्रशिक्षण के बाद में कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, उसके अंदर विशिष्टीकरण के गुण आते हैं, कुछ विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, ये विकास हो गया। निर्देशन, अपने अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना, परामर्श देना, ज्ञान प्रदान करना, आधुनिक चीजों के बारे में बताना निर्देशन कहलाता है। नियंत्रण, और अंतिम बात जो आती है वो है नियंत्रण। नियंत्रण करने का मतलब ये प्रताड़ित करना नहीं है। अगर किसी भी संस्था में अगर नियंत्रण की बात करें कि नियंत्रण के अंतर्गत उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित करना नहीं। अगर उसके सामने, कर्मचारी के सामने किसी प्रकार का विचलन आ रहा है, बाधाएं आ रही है, समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं का समाधान करना और उसमें सुधारात्मक उपाय अपनाना नियंत्रण कहलाता है। इस प्रकार से अपने अर्थ और विशेषताएं बहुत सी है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बहुत सी विशेषताएं का अपन वर्णन कर नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपन को अब जैसे जैसे समय मिलेगा आगे आगे अपन और देखते रहेंगे। धन्यवाद।